बिल्कुल सही है सर। डॉक्टर आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम चलिए इंडस्ट्री पर तो बात कर रहे थे हुमायूं अख्तर साहब के साथ, और मजीद इस पर बात भी करेंगे, और पावर सेक्टर के इश्यूज इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एग्रीकल्चर के साथ क्या प्रॉब्लम है? ज़राअत का हम हदफ रखते हैं 2%, हम हासिल कर पा रहे हैं 0.56%, जो कि तकरीबन 1/4 बनता है। यानी पहले ही कोई टारगेट बहुत आला नहीं था, लेकिन हमने उसको भी हासिल नहीं किया। और मेजर क्रॉप्स, हमारी 4 बड़ी क्रॉप्स हैं, ये -13% पे हैं। क्या वजह है आपके ख्याल में इसकी? देखिए, ज़राअत पे तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि पिछले साल जब स्पोर्ट प्राइस गंदम के लिए ऐलान कर दिया गया था, उसके बाद जब किसान ने अपनी गंदम की फसल की कटाई कर ली, तो गो के स्पोर्ट प्राइस पॉलिसी के मैं भी खिलाफ था। उसको ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन उसको इतना अब्रप्ट ख़त्म किया गया कि किसान की गंदम पड़ी की पड़ी रह गई। अब अगर उसको गंदम से प्रॉफिट नहीं हुआ, तो अगले जो खरीफ की फसलें हैं, कपास है, चावल है या कमाद है, उसके लिए वो कहाँ से इनपुट्स लेके आएगा, कहाँ से उसको ज़ेरे काश्त करता। तो नतीजतन हमने देखा कि एक तो वो जो स्पोर्ट प्राइस गंदम की, उसका रिपल इफेक्ट के वो नहीं मिली, तो अगली फसलें जो हैं वो भी मुतासर हुई, और गंदम की जो है वो भी मुतासर हुई। और अब सेकंड जो था वो क्लाइमेट चेंज, चूँकि हमारी जो ज़राअत है वो अभी भी कन्वेंशनल ज़राअत है, वो जो मौसमियाती तगैर हैं, एकदम से बारिशें होना, बारिश का ना होना, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, तो उस पर तो हमारी ना तो रिसर्च है, ना हमारी वैरायटीज़ जो है वो उस काबिल है, ना हमने उस पर जो डिजिटलाइजेशन पे कुछ इन्वेस्टमेंट अभी तक की है, जो कि आपको ड्रोन उड़ा के सेंसर्स के जरिए बता सके कि कब ज़मीन में नमी की मिकदार कितनी है, कब उसको पानी देना है, कौन सी खाद उसमें डालनी है, या उसी ड्रोन के जरिए आपको पौधे की सेहत के बारे में बता सके, उस पर आने वाले कीड़े मकोड़ों के बारे में बता सके। और वही ड्रोन जो है आजकल स्प्रे कर रहे हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो ये जो बाकी तमाम जो रीजन है वो इस वक्त क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो चुका है। पाकिस्तान में अभी इस पे काफ़ी काम होना ज़रूरी है, और ये दो चीज़ों को जब तक हम नहीं टैकल करेंगे, एग्रीकल्चर का ग्रोथ टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। डॉक्टर आबिद सुबैरी साहब, जैसे कि मैं ब्रेक पर जाने से पहले सवाल छोड़ गया था कि इंडस्ट्री की पॉलिसी आखिर क्या हो सकती है। हुमायूं अख्तर साहब कहते हैं इंडस्ट्री को रिवाइव करना बड़ा ज़रूरी है, और देखना पड़ेगा गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेकर आ रही है। उधर कैप्टिव पावर प्लांट जो हैं वो एक बड़ा इशू है, क्योंकि IMF की कदगरें उस पर हैं। वो समझते हैं कि रियायती निर्खों पर गैस नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ इंडस्ट्री का बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो उन्हें एक प्राइस कंपैरिजन जो है उसमें उनको कंपेटिटिव प्राइस का इशू है। उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है। क्या, कैसे आपके ख्याल में ये मसला हल हो सकता है, और एक आइडियल पॉलिसी इन हालात में क्या हो सकती है? देखिए सर, इस वक्त IMF के 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक प्रोग्राम जो है, जो क्लाइमेट रेजिलियंस फंड, वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने के लिए कह रहा है। दूसरा जो प्रोग्राम जो पुराना चल रहा था, कन्वेंशनल प्रोग्राम, वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस और एनर्जी सर्कुलर डेट ख़त्म करने के लिए कह रहा है। अब इंडस्ट्री जो है, मैं तो देख रहा हूँ रवात इंडस्ट्रियल जो हमारे पास स्टेट है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज ने अब प्लॉट्स लेके वहाँ पे अपने सोलर पैनल्स लगवाने शुरू कर लिए हैं। अब वो साथ में क्या करेंगे, साथ में बैटरीज अटैच कर लेंगे, और उन बैटरीज के साथ वो सेल्फ सफिशिएंट होना शुरू कर देंगे। ये अगर इंडस्ट्री को आप एक बैलेंस्ड जो है एनर्जी पॉलिसी नहीं देंगे, तो इंडस्ट्रीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑफ ग्रिड सोल्यूशन खुद निकाल लेंगी। जो चाइना और अमेरिका की ट्रेड वार है, उसके बाद चाइना ने अपने तमाम सोलर पैनल्स और बैटरीज वो कहीं ना कहीं भी तो सेल करनी है। अगर वो पाकिस्तान में सेल होती हैं और कंज्यूमर जो है वो उनको लेके ऑफ ग्रिड सोल्यूशन पे आ जाते हैं, तो ये कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का इतना बड़ा वो तूफान बन जाएगा, जो कि संभले नहीं संभलेगा। तो इसका एक ही हल होना चाहिए कि आपकी जो ग्रिड की बिजली है उसको सस्ता कर दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो। अगर वो महंगी करके हम कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस और सर्कुलर डेट जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ये उल्टा नुकसान होगा। और कल देखना ये होगा कि किस तरह से ये बैलेंसिंग एक्ट जो है ये किया जाता है, कि आपकी रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ सके, और इसको घरेलू सार्फिन को और इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिल सके। अगर वो ग्रिड से नहीं मिलती है, तो फिर वो सोलर और बैटरी से मिल रही होगी। देखिए डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तो फिर दोनों तरफ से फंसी हुई है ना। अगर वो बिजली को महंगा करती है और कंज्यूमर जो है वो अगर नेट अपग्रेड से ही निकल जाता है,
और अपनी बिजली सोलर पे चला जाता है मुकम्मल तौर पे, तो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू हो जाएगा। यानी फिर सारा बोझ तो उन लोगों पे आ जाएगा जो ऑलरेडी ग्रिड के ऊपर हैं, जो गवर्नमेंट से बिजली ले रहे हैं। फिर गवर्नमेंट सारे पैसे यानी सारा जो लोड है वो उनके ऊपर डालेगी, तो ये फॉर्मूला भी नहीं चल सकता। हाँ, ये बदकिस्मती से ये एक इस वक्त चैलेंज बना हुआ है और मेरा ख्याल है कि इसका यही हल होना चाहिए कि आप जो ग्रिड की बिजली है, जैसे सर्दियों में अनाउंस किया गया था कि जितने ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करें आपको उतना सस्ता टैरिफ मिल रहा होगा, तो इंडस्ट्री के लिए मैक्सिमम यूजेज पे उसका टैरिफ जो है वो कम करने की ज़रूरत है ताकि वही तो उस बिजली को इस्तेमाल करे, वरना ये हमारे गले की हड्डी की तरह फंस जाएगी। ये जो सारे आईपीपीज के कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस और एनर्जी सर्कुलर डेट, अभी तो शुक्र है कि आपका जो फर्नेस ऑयल है और जो क्रूड है वो $65 पर बैरल पे है। अगर किसी वजह से क्रूड की कीमतें जो है वो $80 पर बैरल पे चढ़ जाएं तो ये 1000 ट्रिलियन का तो जो 1 ट्रिलियन रुपी तो बैठे बिठाए आपका जो ऑयल इंपोर्ट है उसका बिल बढ़ जाएगा, तो उसका फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इस वक्त एनर्जी पॉलिसी और मुआशी पॉलिसी ये आपस में जुड़ी हुई हैं और इनको बड़ा फूंक फूंक के इसका एक बैलेंस जो है वो रखना होगा। मुझे मालूम है कि ये बात कर देना बड़ा आसान है, ये शायद करना मुश्किल हो, लेकिन इस वक्त IMF के साथ यही नेगोशिएशन होनी चाहिए कि ग्रिड की जो बिजली है उसको सस्ता किया जाए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं उनको फर्दर कम्युलेट होने से रोका जा सके। डॉक्टर आबिद सुलैही साहब, ये जो हमने महंगाई पर काबू पाया, 4.6% पर हम ले आए हैं अपनी इन्फ्लेशन को, लेकिन दूसरी तरफ पॉवर्टी लाइन से 44% लोग नीचे चले गए, यानी उन्हें रोजाना 1200 रुपए कमाने का चैलेंज दरपेश है, तकरीबन $4, $3.25, तो ये या $4.25 शायद, ये आपके ख्याल में किस तरह से सिंक कर रही हैं दोनों चीजें आपस में? और ये 4.6 पर गवर्नमेंट जो लेकर आई है, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है जिसको एक अचीवमेंट के तौर पर गवर्नमेंट पेश करती है? नहीं, डेफिनेटली जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा इकदाम लिया है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और जाहिर है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी, यानी महंगाई, ये नहीं कि महंगाई रुक गई, लेकिन महंगाई की शरह बढ़ने में जो कमी हुई, जिसमें कि एक बुनियादी फैक्टर जो था वो गंदम की प्राइसेस क्रैश होना था और दूसरा जो बुनियादी फैक्टर है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें जो हैं वो $65 के गिर्द रही, तो उनकी वजह से जो फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन दोनों जो हैं वो उनमें कमी देखने में आई। और यकीनन गवर्नमेंट को ये क्रेडिट दिया जाना चाहिए वो इस चीज़ का भी है कि जो रुपए की कदर है वो पिछले कोई 2 साल से मुस्तहकम है IMF प्रोग्राम में जाने के बाद से। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अब जो पावर्टी रेट पे जो सवाल आया था, वर्ल्ड बैंक ने अपनी ग्लोबल जो पावर्टी इंडिकेटर है जो है फार्मूला मुतय्यन करने का, वो चेंज कर दिया है। पहले पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए जो पर डे पर कैपिटा इनकम होती थी पावर्टी लाइन से ऊपर के लिए वो $3.65 होती थी, अब वो बढ़ा के उन्होंने $4.20 कर दी है कि अगर आप $4.20 से कम कमा रहे हैं पर डे, यानी तकरीबन 1200 रुपया, 1200 रुपया पर डे, तो इसका मतलब है कि आप खत गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। चूँकि अब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है, अब जो रुपए की कदर है उसमें डेप्रिसिएशन हो गई है, और उसके हिसाब से वो कहते हैं कि अगर पहले यहाँ पे 39% लोग जो थे वो खत गुर्बत से नीचे थे, तो अब तकरीबन 44.5% लोग जो हैं वो खत गुर्बत से नीचे हैं। तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया गया फिनांस मिनिस्टर से, तो उन्होंने कहा कि वो इस सारे जो फार्मूला है इसको स्टडी करके वो देखेंगे कि ये मारूजी हालात से मुताबिकत रखता है कि नहीं। अब हुकूमतों ने, और जो मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि पिछली 2-3 हुकूमतों ने पावर्टी के फिगर जो है, नंबर जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में देना बंद कर दिए हैं। इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में नहीं होते हैं, और ये 2 नंबर होते थे जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियली बताती थी कि मुल्क में खत गुर्बत से कितने लोग नीचे रह रहे हैं और कितने लोग बेरोजगार हैं। अब जब वो आपके नेशनल नंबर्स नहीं होंगे तो फिर आपको वर्ल्ड बैंक के नंबर्स मानना पड़ेंगे, और उस पर जाहिर है कि कंट्रोवर्सी जो है वो फिर जनरेट होगी।